इंटरप्रिटेशन हमने सीख लिया, किसी भी हॉरोस्कोप को हमें उसके मायने कैसे समझने हैं, इंटरप्रेट कैसे करना है। अब हम बात करते हैं प्रेडिक्शन के ऊपर। तो ये 5th मॉड्यूल का ही पार्ट बी है, जिस पे आज हम बात करेंगे कि हमें 3 स्टेप एस्ट्रोलॉजी मेथड को यूज करते हुए प्रेडिक्शंस कैसे करनी है। प्रेडिक्शंस का मतलब ये मनी, जॉब, मैरिज, प्रॉपर्टी या कोई भी डिजायर्ड इवेंट। नॉर्मली हम पूछते हैं, मेरे पास अक्सर करके इस तरह की बात आती है, हम यूट्यूब लाइव करते हैं तो भी आप देखिएगा सबसे ज्यादा कोई केसेस आते हैं, मेरी नौकरी कब लगेगी, मेरी शादी कब होगी, प्रमोशन कब होगी, फॉरेन कब सेटल होऊंगा। ये सबसे ज्यादा कॉमन क्वेश्चंस हैं। तो ये कोई भी क्वेश्चन हो आपका, कोई भी चीज हो, उसके लिए प्रिडिक्शन, उसके लिए टाइम फ्रेम को हमें जज कैसे करना है कि भाई ये पॉसिबल टाइम है, इसमें होने के चांसेस हैं, है ना। उसके लिए आज हम बात करते हैं। तो सबसे पहले 3 स्टेप एस्ट्रोलॉजी मेथड के 3 स्टेप कौन कौन से हैं। जो भी आपकी डिजायर है, आपको सबसे पहले यू जस्ट नीड टू नोट डाउन द प्लैनेट लॉर्ड ऑफ द रिलेटेड कॉन्टेक्स्ट हाउस। आपको सबसे पहले उसका कॉन्टेक्स्ट हाउस पकड़ना है। कोई भी व्यक्ति आपके पास आके कहता है या आपको खुद को ऐसा मन करता है कि भाई मेरी नौकरी कब लगेगी, फॉर एग्जाम्पल, तो फिर आपको सबसे पहले देखना है कि जॉब के लिए कौन सा है। अब आप ये हाउस एट्रीब्यूट्स आप लर्न कर चुके हैं, मॉड्यूल 1 का होमवर्क था। तो 6th हाउस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द जॉब। यहाँ पे जॉब लिखा हुआ है, यानी कि 6th हाउस में अपने हॉरोस्कोप की, या जिस भी व्यक्ति ने प्रश्न पूछा है उसके हॉरोस्कोप में छठे घर पे ध्यान देना है। सबसे पहला पॉइंट है कि कॉन्टेक्स्ट, जो रिलेटेड कॉन्टेक्स्ट हाउस है, उसका लॉर्ड कौन है। ठीक है, तो इस कॉन्टेक्स्ट हाउस का लॉर्ड कौन है, ये आपको हॉरोस्कोप में जाके दिख जाएगा। जो राशि लिखी हुई है, यहाँ पे तो 6th हाउस है, लेकिन जो राशि लिखी है उसका जो मालिक है वो उसका लॉर्ड हो गया। वो आपने नोट करके रख लेना है कि ये लॉर्ड हो गया। सेकेंड पॉइंट पे आपने देखना है उसमें ऑक्यूपेंट कौन सा है उस कॉन्टेक्स्ट हाउस में। ठीक है, तो सबसे पहले आपने लॉर्ड देखा, फिर आपने उसमें ऑक्यूपेंट देखा। ऑक्यूपेंट हो सकता है हो सकता है ना हो, इट्स ओके। तो ये 2 स्टेप में आपके पास कुछ प्लेनेट आ जाएंगे। तीसरे स्टेप में आपने देखना है कि ये जो प्लेनेट आए हैं, ये अर्लीस्ट दशा में कब आ रहे हैं। भाई एज हो सकता है कि वो महादशा लॉर्ड में आ जाएं, हो सकता है ना आए, लेकिन हो सकता है अंतरदशा लॉर्ड में आ जाएं। हो सकता है एक आए, हो सकता है दूसरा अंतर नहीं प्रत्यंतर में आ जाए, या दोनों में से कोई एक आ जाए, या 3-4 प्लैनेट जितने भी हैं। तो ये अलग अलग केसेस बनेंगे। तो मेजरली जब भी वो प्लैनेट या प्लैनेट्स दशा में आ जाएंगे, कोई भी, चाहे महादशा में, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा, सूक्ष्म दशा, जिस भी लेवल पे जितने पीरियड के लिए वो ऑपरेटिव होंगे, उतने पीरियड को हम फाइनल जजमेंट देंगे प्रिडिक्शन का कि भाई इस टाइम में ये आपका इवेंट हो सकता है। चाहे वो चाइल्ड बर्थ है, चाहे मैरिज है, चाहे आपकी जॉब है, प्रमोशन है, कोर्ट केस का वर्डिक्ट आना है, वट जो भी आपकी डिजायर है, आपकी बीमारी दूर होनी है, कुछ भी है, वो सब आपको इस समय पे आ सकती है चीज। ठीक है, तो ये हमने आपको आपके रेफरेंस नोट में सारी चीजें लिखी हुई हैं। तो हाउस के एट्रीब्यूट्स डिटेल में लिखे हुए हैं, और किन किन चीजों के लिए कौन कौन से। देखिए, कई बारी कुछ चीजें जो स्ट्रेट वे एक ही हाउस से रिलेट करती हैं, लेकिन कुछ ऐसी चीजें होती हैं लाइफ में जिसके लिए एक सेट ऑफ हाउसेस लगते हैं। मान लीजिए आपको अपना घर बेचना है, ईश्वर ना करे आपको बेचने की जरूरत है, पर मान लीजिए आपको कोई प्रॉपर्टी सेल करनी है, कोई और बड़ी बेहतर प्रॉपर्टी लेने के लिए प्रॉपर्टी की सेल करनी है ना। तो प्रॉपर्टी की सेल करना, ये एक हाउस का काम नहीं है, ये 2-3 हाउस मिलकर उसको इफेक्ट देते हैं। तो प्राइमरी हाउस इसमें कौन सा है, आप अपने नोट्स में जाके देखेंगे तो आपको पता लगेगा कि जो प्रॉपर्टी की सेल है मेजरली वो 3rd हाउस से रिलेट करती है ना। 3rd हाउस से रिलेट करती है। 4th हाउस है प्रॉपर्टी को खरीदना, और 4th हाउस से 12वां घर, 4th हाउस से पिछला घर जो है वो उसको निगेट करता है। किसी भी हाउस का पिछला हाउस जो है वो उसको निगेट करता है, उसके रिजल्ट्स को। जैसे 1st हाउस है स्वयं, और 12th हाउस है हॉस्पिटलाइजेशन, आइसोलेशन, अकेलापन, है ना, खर्चा। तो 1st हाउस आपको बनाता है, 12th हाउस आपका खर्चा करवाता है। तो इसी तरह से 4th हाउस है प्रॉपर्टी, और 4th के पिछला वाला जो हाउस है 3rd हाउस, वो है प्रॉपर्टी का खर्चा, प्रॉपर्टी का व्यय, प्रॉपर्टी का जाना, यानी कि या तो बेचने में हम प्रॉपर्टी हमारे हाथ से जाती है। ठीक है, तो 3rd हाउस इज प्राइमरी हाउस। ठीक है, लेकिन उसके साथ साथ आपको एडिशनली, अब यहाँ पे 3rd हाउस तो मेन हो गया, लेकिन इसके साथ साथ आपको 3rd हाउस के साथ साथ आपको क्या चाहिए, आपको प्रॉपर्टी बेच के पैसा आना चाहिए, फुलफिलमेंट आना चाहिए। तो या तो 11th हाउस एक्टिवेट होगा, या आपका 2nd हाउस एक्टिवेट हो सकता है। ठीक है, तो अगर ये आपका बिजनेस है तो 6th हाउस भी एक्टिवेट हो सकता है कि भाई आपको काम करके पैसा मिल रहा है, कोई भी काम करके पैसा मिल रहा है। तो कई सारी चीजों के ग्रुप होते हैं जो काम करते हैं। मैरिज में भी 7th हाउस प्राइमरी हाउस है, क्योंकि 7th हाउस एसोसिएशन देता है, पार्टनरशिप देता है। लेकिन 7th हाउस के अलावा 2nd हाउस एडिशन इन फैमिली देता है।
तो परिवार में एक मेंबर जुड़ जाता है। शादी करके आपकी बहू आपके घर में आती है, आपकी वाइफ आपके घर में आती है, तो एक परिवार का मेंबर जुड़ गया। लड़की अपने घर में जाती है। हम ये मानते हैं कि लड़की पराया धन होती है, इसलिए मानते हैं क्योंकि एस्ट्रोलॉजिकली ये माना गया है कि लड़की जिस घर में जाती है शादी करके, वो ही घर उसका अपना घर है। तो लड़की के चार्ट में भी सेकंड हाउस आएगा, तो इसका मतलब है कि वो अपने घर में जाके मिल गई, वहां ऐड हो गई, वहीं पे उसका घर से उसका संपर्क हो गया। जैसे इंडिया में कई जगहों पे, गांव देहात में अभी भी गौना का एक रिवाज होता है, गौना करते हैं। उसका मतलब यह है कि शादी पहले हो गई, सेवंथ हाउस हो गया, लेकिन जिस दिन सेकंड हाउस एक्टिवेट होगा तब गौना होता है, तब वो लड़की एक्चुअली ससुराल जाती है, नहीं तो शादी करके भी मायके में रह रही होती है। तो गांव देहात में आज भी इस तरह की रीतियां प्रचलन में है, पर उसका रीजन ये है कि ये एक्टिवेशन जब होगा हाउस का, तभी उसका रिजल्ट आएगा, पहले नहीं आएगा। शादी हो गई लेकिन गौना नहीं हुआ, क्योंकि सेकंड हाउस नहीं चल रहा था। ठीक है, तो ऐसे जितने भी आप केसेस देखेंगे, हॉरोस्कोप जितने पढ़ते जाएंगे, उतनी समझ विकसित होती जाएगी। तो अब हम लोग कुछ केसेस में कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से और भी चीजें देखेंगे। ये सेट ऑफ हमने चीजें यहाँ पे लिखी हैं। जैसे मनी की बात करें, पैसा कब आएगा, कोई आदमी पूछे जी पैसा कब आएगा, है ना। तो पैसा, मेजरली पैसे के हाउसेस कौन से हैं? 11th हाउस, 6th हाउस और सेकंड हाउस। सेकंड हाउस पैसे का है, 6th हाउस पैसे का है, वो पैसा जो आप अपनी सेवा देके कमाते हैं, कुछ काम करके कमाते हैं। और 11th हाउस पैसे का है, इनकम का है, बेसिकली जो बुक्स में इनकम दिखती है कि भाई ये प्रॉफिट हो गया। सेकेंड हाउस है जो प्रॉफिट हाथ में रियलाइज हो गया, पोजीशन जो आ गया हाथ में। बुक्स तो बोल रही है हमारी कमाई हो गई, लेकिन जेब में कुछ नहीं आ रहा, वो अकाउंट्स में ही पड़ा हुआ है पैसा। सेकेंड हाउस एक्टिवेट होगा तो जेब में आएगा, 6th हाउस एक्टिवेट होगा तो पेमेंट रिसीव होगी, क्लाइंट पैसे दे देगा। तो ये थोड़े थोड़े सटल डिफरेंस है हाउसेस में, जो काम करते के दौरान समझ में आएंगे, और जितनी केस स्टडीज डिस्कशन में आएंगी उससे समझ में आएंगे। मैं आगे हम लोग प्रयास कर रहे हैं, इस वीडियो के आगे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको फर्दर गाइडेंस भी मिलेंगे कि आगे के जो एडवांस कोई वर्कशॉप्स होनी है इस पे, और आगे जो एडवांस चर्चा करनी है, उन सब के लिंक भी आपको यहाँ पे इसके वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिलेंगे। आप उसको भी लेख के जुड़े रह सकते हैं और आगे आने वाली वर्कशॉप को ज्वाइन कर सकते हैं। तो हम लोग अलग अलग केसेस पे भी डिस्कस कर सकते हैं, क्योंकि हर केस, अगर आप 1000वां केस करेंगे एस्ट्रोलॉजी में, तो भी वो हो सकता है 1000वां केस आपको कुछ 1000वीं नई बात सिखाते जाएगा। तो अपने अनुभव से धीरे धीरे व्यक्ति सीखता है। ये बेसिक फॉर्मूले, जो बेसिक एक आपकी एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप होनी है, वो इस कोर्स में बहुत परफेक्टली हो जाएगी, और आसानी से आपको कोई और कोर्स करने की जरूरत नहीं है। हाँ, विद्या अनलिमिटेड है, ज्ञान अनलिमिटेड है, उसकी कोई सीमा नहीं, आप जितना चाहे उतना सीख सकते हैं। लेकिन 3 स्टेप एस्ट्रोलॉजी मेरे ऑलमोस्ट 23-24 साल के एक्सपीरियंस पे बेस्ड है, जो मैंने उसको निचोड़ निकाल के ये चीज़ें तैयार की हैं हम लोगों ने, ताकि आप आसानी के साथ इस चीज़ को समझ सकें, आपको तकलीफ हो। ठीक है, तो कॉन्टेक्स्ट हाउस नोट करना है, लॉर्ड, कॉन्टेक्स्ट हाउस का लॉर्ड, उसका ऑक्यूपेंट, और फिर वो दशा में कब आ रहे हैं, ये 3 स्टेप में आपको देख लेना है। ठीक है, हम एक केस स्टडी देखते हैं। ये केस स्टडी सम्मानित व्यक्तियों की है समाज में, और उनमें से कुछ हमें सौभाग्य भी मिला काम करने के लिए, अदरवाइज ये लोगों की केस स्टडीज हैं जो हमने या तो ऑब्जर्व किया या हमें काम भी करने का मौका मिला, और इनकी हमारे एक प्रैक्टिस का पार्ट है। स्ट्रांगली हमने आज तक जितना भी काम किया, अपने किसी भी क्लाइंट की प्राइवेसी रिवील नहीं की, कॉन्फिडेंशियलिटी रिवील नहीं की, और तो हम लोग अगर अपने क्लाइंट की भी बात करते हैं तो भी नहीं रिवील करते, किसी और की बात करेंगे तो भी हम उसको शेयर नहीं करते हैं। लेकिन ये केस स्टडी इसलिए है कि ये हैं सच्ची, और अगर आप थोड़ा सा भी इंटरनेट सेवी हैं, अगर आप ध्यान करें, तो शायद आप डिकोड कर लेंगे कि किस व्यक्ति के बारे में चर्चा हो रही है। तो लेट्स बिगिन। सबसे पहले हम जॉब की केस स्टडी उठाते हैं कि नौकरी लगने का कैसे देखेंगे, कि नौकरी कब लगेगी। फॉर एग्जांपल, हम जानना चाहते हैं इस व्यक्ति के लिए, इनकी नौकरी बहुत पहले लग गई थी, लेकिन आज हम जानना चाहते हैं नौकरी कब लगेगी। देखिए, इस मॉड्यूल में अगर आपको सीखना है इवेंट्स को प्रिडिक्ट करना, तो इनिशियली आपको पास्ट इवेंट से उठाना पड़ेगा, क्योंकि अदरवाइज सच्चाई नहीं पता चलेगी ना सिस्टम की। फ्यूचर में क्या होगा मैं आपको बता दूं, आप भी सुन के बैठ जाएं तो पता नहीं चलेगा। तो पास्ट इवेंट्स उठाइए, पास्ट इवेंट से पता चलेगा कि उस टाइम की दशा के हिसाब से वो वेरीफाई हो रही है बात कि नहीं हो रही है। ठीक है, तो ये जॉब के लिए हमें क्या देखना है? सबसे पहले कॉन्टेक्स्ट हाउस क्या है इसका? 6th हाउस। अब हमें क्या देखना है? 6th हाउस का लॉर्ड और ऑक्यूपेंट। 6th हाउस ये रहा। लॉर्ड कौन है? 6 नंबर का लॉर्ड मरकरी, बुध। आप जानते हैं 6 और 3 नंबर की राशियां 3 और 6 बुध की होती हैं। तो 6 का लॉर्ड कौन है? 6th हाउस का लॉर्ड कौन है? मरकरी। और इसके ऑक्यूपेंट कौन है? जुपिटर और केतु। 6th हाउस के ऑक्यूपेंट कौन है? जुपिटर और केतु, ये 3 है। ठीक है, अब हम इनको उठा के, मरकरी, जुपिटर, केतु, इनको उठा के देखें कि वो दशा में, महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर में कब आ रहे हैं। ये विधि है। चूंकि हम पास्ट रिकॉर्ड उठा रहे हैं, इसलिए हमने उनकी दशा की एक शीट आपको यहां दे रखी है।
विंशोत्तरी दशा एक आपको दे रखी है कि जिस समय पे ये बात हुई, हम तो वहाँ पे नहीं थे, लेकिन जिस समय पे ये बात उनकी जॉब लगने के आसार थे, जिस समय पे उनकी जॉब का सवाल था, तो क्या वो महादशा अंतरदशा लॉर्ड उस जॉब को दे रहे थे? तो आप देखिए यहाँ पे महादशा जुपिटर की चल रही है। महादशा आप जानते हैं कि एक लंबा पीरियड होता है, जुपिटर की दशा 16 साल की आती है। तो ये जुपिटर की दशा चल रही है, पहले से चल रही थी, है ना? तो 1993 से भी पहले से चल रही थी। लेकिन 1905-11-1993 आप देख रहे हैं 5 नवंबर 1993 को जुपिटर महादशा में मरकरी की अंतरदशा स्टार्ट हुई। ये दशा स्टार्टिंग डेट्स है यहाँ पे। तो इस समय पे जुपिटर में मरकरी की दशा स्टार्ट हुई, मरकरी की अंतरदशा स्टार्ट हुई 1993 में, जो 1996 तक चली थी। 11 फरवरी 1996, 11/2/1996 तक जुपिटर में मरकरी की दशा चली, अंतरदशा, महादशा जुपिटर की, अंतरदशा बुध की। फिर केतु आ गए। 11 फरवरी 1996 को केतु की अंतरदशा आ गई। जुपिटर की महादशा चल रही है, उसमें केतु की अंतरदशा शुरू हो गई, बुध की खत्म हो गई। और फिर ये केतु की खत्म हो गई 16 जनवरी 1997 में, और यहां से जुपिटर में वीनस की अंतरदशा शुरू हो गई। ठीक है, ये आप पढ़ना जानते हैं दशाओं को। अब हम देखते हैं कि ये जुपिटर और बुध, ये देखिए यहाँ जुपिटर है और ये बुध है, मरकरी, दोनों ही छठे घर के हैं। फिर केतु, अगेन ये भी छठे घर का है। यानी ये पीरियड 93 से लेकर 97, ये सारा पीरियड जॉब लगने के लिए फेवरेबल है। ये सारा पीरियड हमें फेवरेबल दिख रहा है मोटे तौर पे, है ना? और जुपिटर और बुध दोनों है, और अंदर बाद में केतु आ गया, ये सब फेवरेबल है, ये जॉब लगा रहे हैं। अगर हमसे पूछता तो जिस समय पे आया था हम कहते हैं हाँ ये आपकी जॉब लग सकती है। इसमें फर्दर अगर हमें एक्यूरेसी में जाना होता तो हम इसकी प्रत्यंतर दशा खोल लेते कि इस समय भी कौन सी प्रत्यंतर में ज्यादा चांस है। अगर उसमें भी मरकरी जुपिटर केतु जो मिलता है उनको हम प्रेफरेंस देते कि भाई ये दशाओं में आपके हो सकती है ना? तो यहां पे इस पीरियड में ही एक्चुअली उनकी जॉब लग गई थी। और ये जो पीरियड है ये जब स्टार्ट हुआ था 1993, ये 93 से 97 के बीच में लगभग 95 के आसपास उनकी स्टार्ट हो गया था। और बहुत रेप्यूटेड व्यक्ति हैं, तो इनकी फेमस है केस ये जॉब के विषय में। तो उस टाइम में इनकी जॉब लग गई थी, है ना? ये इजीएस्ट केसेस हम ले रहे हैं, धीरे धीरे हम थोड़ा सा उसके लेवल को बढ़ा लेंगे। ये आसान सा केस है कि मोटे तौर पे आपने देखा ये पीरियड है, इसमें जॉब लग सकती है। उसमें एक्यूरेसी के लिए फिर प्रत्यंतर में जाएं, और छोटा पीरियड चाहिए और एक्यूरेट चाहिए तो फिर सूक्ष्म दशा में जाएं। अगेन प्लैनेट्स ही रहेंगे, इन्हीं को देखना है कि भाई ये प्लैनेट्स कब ऑपरेटिव हो रहे हैं। ठीक है, इसी प्रकार से अगला केस है मनी का, पैसा कब आएगा। कोई कहता है पैसा कब आएगा, है ना? तो पैसा ऑब्वियसली कुछ काम करने से आएगा, लेकिन कब आ सकता है? तो सबसे पहले पैसे के कॉन्टेक्स्ट हाउस हमने पहले बात की थी 2, 6, 11। सेकेंड हाउस हमने पहले बात की थी ना, सेकेंड हाउस मनी का, ये लिखिए 2, 6, 11 लिखा है मनी का, ये मनी का, और ये इनकम फुलफिलमेंट, प्रॉफिट्स, गेन्स। ठीक है, तो ये 2, 6, 11 हाउस है, इनके लिए पैसा कब आएगा? तो ये एक प्रिडिक्शन है पैसा कब आएगा। कोई पूछेगा आपसे, मान लीजिए आज हम 2026 साल 2026 में बैठे हैं, कोई अभी आके पूछता है, जून के महीने में आके पूछता है कि जी मेरे को पैसा कब आएगा, तो फिर आप यहाँ से आगे की दशा देखेंगे, जून में इस समय पे क्या दशा चल रही है ना, जो हमने पिछले मॉड्यूल में किया, करंट स्टेटस देखना है। तो इस वक्त क्या दशाएं चल रही हैं, क्या वो पैसा ला रही हैं कि नहीं। यदि वो नहीं ला रही तो अगली कौन सी दशा पैसे से संबंधित है। ठीक, तो हम डायरेक्टली वो प्लैनेट्स देख लेते हैं कि पैसे वाले प्लैनेट्स कौन से हैं, है ना, उन हाउसेस को देखते हैं। सबसे पहले सेकंड हाउस में देखते हैं 9 नंबर की राशि यानी जुपिटर। ठीक है, छठे घर में देखते हैं 1 नंबर की राशि यानी कि मार्स, मंगल। गुरु, मंगल और राहु भी ऑक्यूपेंट है। गुरु, मंगल, राहु, और यहाँ पे फिर से मंगल 11वें घर में, मंगल भी और बुध भी। तो हमारे पास प्लैनेट कौन कौन से आ गए? हमारे पास आ गया जुपिटर, मार्स, राहु और मरकरी, ये 4 प्लैनेट आ गए। ठीक है, ये 4 प्लैनेट इस व्यक्ति को पैसा दे सकते हैं। ये बात क्लियर हो गई। अब हम ये देखते हैं कि इनका लग्ना लॉर्ड जो है वो मार्स है, जो हाउस ऑफ फुलफिलमेंट में बैठा है। लग्ना लॉर्ड मार्स हाउस ऑफ फुलफिलमेंट में बैठा है, इनकम, हाउस ऑफ इनकम में बैठा है। ये बताती है कि जिंदगी भर इनकम होती रहेगी, वो जिंदगी भर इनकम देता रहेगा। पहली बात है कि माइंड ही इनकम की तरफ आ गया। ठीक है, लेकिन ये एक चीज हुई। दूसरी, ये एक फैक्ट है। दूसरा फैक्ट क्या है? ये व्यक्ति ने 1995 में बिजनेस स्टार्ट किया था, बिजनेस 1995 में स्टार्ट किया था, और उस समय पे मून 95 में स्टार्ट किया था, और महादशा लॉर्ड मून था उस समय पे। मून था, ये देखिए 88 में शुरू हो गया था।
मून की महादशा 88 में शुरू हो गई थी और ये 1998 तक चली, 10 साल की होती है चंद्रमा की दशा। फिर मार्स आ गया, इस समय पे मार्स शुरू हो गया। तो मून जो है ये 10th हाउस का ऑक्यूपेंट है। अब ये आपको ये देख के पता लगता है कि ये 10th हाउस का ऑक्यूपेंट की जब दशा चली तो उसने 10th हाउस का रिजल्ट दिया, यानी कि बिजनेस शुरू करवा दिया। बात हम पैसे की कर रहे हैं, लेकिन इसी केस स्टडी में एक एड ऑन आपको एक्स्ट्रा देखने को मिल रहा है कि बिजनेस कब शुरू किया। भाई बिजनेस करेंगे तभी पैसा आएगा। बिजनेस तब शुरू हुआ जब 10वें घर के ऑक्यूपेंट की दशा चली। 10वें घर का जो मालिक है, लॉर्ड, वो सूर्य है, सन, सिंह राशि है। सूर्य की दशा उस टाइम पे थी नहीं, या हो सकता है उनकी उम्र उतनी ना हो, तब स्टूडेंट हो, पढ़ाई करते हो। तो ये हमें प्रैक्टिकल होके देखना पड़ता है कि भाई हम कहीं शादी की दशा आ गई। अब मान लीजिए बच्चा 10 साल का है, अब 10 साल के बच्चे की शादी थोड़ी ना हो जाएगी। तो मैरिजेबल एज भी होना जरूरी है। आगे हम और केसेस करेंगे मैरिज के ऊपर। तो इन्होंने बिजनेस 1995 में स्टार्ट किया, जब 10th ऑक्यूपेंट की दशा स्टार्ट हुई, यानी उस टाइम पे बिजनेस शुरू हो गया। तो ये एक चीज हुई कि ये रिजल्ट, भाई कोई आदमी पूछे मेरा बिजनेस कब शुरू होगा, तो 10वें घर का मालिक या ऑक्यूपेंट की जब दशा चलेगी तो बिजनेस शुरू हो जाएगा। इनकी दशा चली, इनका बिजनेस शुरू हो गया। ठीक है। इसके बाद मून के जितने भी महादशा लॉर्ड थे मून के बाद के, मार्स, राहु एंड जुपिटर, मार्स, राहु एंड जुपिटर। आप देखिए मार्स, मार्स, जुपिटर, राहु, ये तीनों दशा लॉर्ड डायरेक्टली पैसे से रिलेट कर रहे हैं। महादशा ही रिलेट कर रही है सीधा सीधा। तो महादशा तो लंबे लंबे पीरियड है, यानी कि 1995 से जब से बिजनेस शुरू किया तब से इनके पास पैसा आता ही रहेगा। तो आप ऐसे व्यक्ति अगर आके पूछ लेता 95 में या 94 में पूछता कि मेरे को पैसा कब आएगा, तो आप देखते कि भाई ये आने वाली जो दशाएं हैं इसकी, ये सब पैसे को इंडिकेट कर रही हैं। तो आप कहते भाई चिंता मत करो, तुम काम करो, तुम्हारे पे पैसा आएगा, अच्छा तुम काम करो, है ना। इस तरह से हम प्रेडिक्शन दे देते हैं उसको। ठीक है। ये तीनों ही दशा लॉर्ड दे रहे थे, तो हमें बहुत ज्यादा अंदर घुसने की जरूरत नहीं, अंतर दशा में, प्रत्यंतर दशा में। तो स्टेप्स 3 स्टेप फॉलो हम कर रहे हैं, लेकिन केस के हिसाब से आप थोड़ा शॉर्टकट भी मार सकते हैं। लेकिन अगेन सीक्वेंस वही है। सबसे पहले कॉन्टेक्स्ट हाउसेस, उनके लॉर्ड्स एंड ऑक्यूपेंट्स और उनकी दशा। यहाँ कॉन्टेक्स्ट हाउसेस जो थे ये थे, इनके लॉर्ड्स एंड ऑक्यूपेंट्स ये थे जुपिटर, मार्स, राहु एंड मरकरी। और इनकी दशा अंतरदशा 1998 से स्टार्ट होके लगातार चल रही थी। तो हमने कहा कि इस टाइम पे पैसा आएगा, और हमने तो नहीं कहा, हम नहीं थे उस टाइम पे, लेकिन हमने देखा कि इस व्यक्ति की लाइफ में तब से लगातार पैसा आ रहा है, चल रहा है। बहुत बड़े बिलियनर नामी व्यक्ति हैं इंडिया के। ठीक है। अगली केस स्टडी देखते हैं मैरिज के बारे में। तो शादी के विषय में आपको पता है सबसे पहले कॉन्टेक्स्ट हाउस क्या है। कॉन्टेक्स्ट हाउस है 7, 2 एंड 11। 7वां घर शादी देता है, बेसिकली शादी, एसोसिएशन। दूसरा घर मिलन देता है, अपने परिवार से मिलना, या एडिशन इन फैमिली। लड़के की शादी है तो लड़की घर आ जाए, शादी होके दोनों एक हो जाएं, एक जगह पे परिवार बढ़ जाए उनका। पहले अकेला लड़का था, लड़की आ गई तो परिवार बढ़ गया। पहले अकेली लड़की थी, लड़के के पास चली गई तो परिवार बढ़ गया उसका, लड़की का भी। तो सेकेंड हाउस मीन्स एडिशन इन फैमिली। 7th हाउस मीन्स एसोसिएशन, पार्टनरशिप, जुड़ाव, बंधना, एक दूसरे के साथ एसोसिएशन में आना। और 11th हाउस मतलब फुलफिलमेंट, कंप्लीशन, अकम्प्लिशमेंट, कि हो गया, निपट गया, काम हो गया। ठीक है। तो ये तीनों घर शादी के हैं। मान लीजिए 2 और 7 ही आ रहा है, 11वां नहीं आ रहा, तो इसका मतलब है कि जरूरी नहीं कि मनपसंद शादी हो। 11th हाउस मतलब फुलफिलमेंट, जैसी शादी आप चाहते थे वैसी हो जाए। ठीक है। तो शादी, इस केस स्टडी में हमने 3 चीजें कवर की हैं। ये केस स्टडी में मैंने कहा था लेवल थोड़ा थोड़ा बढ़ता जाएगा। इस केस स्टडी में हमने 3 चीजें कवर की हैं। पहली तो शादी कब होगी, ये प्रेडिक्शन। दूसरी, क्या ये लव मैरिज होगी कि नहीं होगी, ये बहुत कॉमन क्वेश्चन मेरे पास आते हैं। तो क्या ये लव मैरिज होगी कि नहीं होगी। तीसरा है कि बच्चा कब होगा, शादी हो गई फिर बच्चा कब होगा, है ना। ये नॉर्मली लोग आके पूछते हैं, पेरेंट मेरे से ज्यादा करके क्लाइंट्स पूछते हैं कि हमारे बच्चे के लिए बताइए शादी कब होगी और कैसे होगी, फिर फलानी लड़की से होगी कि नहीं होगी, या फिर इसका फिर आगे परिवार कब बढ़ेगा, ये सब चीजें पूछते हैं लोग। तो इस केस में आप देखिए 1 नंबर असेंडेंट, मार्स असेंडेंट, ये लगना जो है इसका मेष लग्न है, एरीज असेंडेंट है। ठीक है। और यहाँ पे शादी कब होगी, 7, 2, 11 हाउस पे हमारे सबसे पहले ध्यान करना है। तो सीक्वेंस क्या थी, कॉन्टेक्स्ट हाउस नोट करना, उसके लॉर्ड्स एंड ऑक्यूपेंट्स नोट करना, लॉर्ड एंड ऑक्यूपेंट, और फिर देखना कि वो दशा में कब आ रहे हैं। तो यहाँ पे शादी के लिए 7th हाउस, 7th हाउस में बाई चांस 7वीं राशि है। 7th हाउस में बाई चांस 7वीं राशि, क्योंकि एरीज असेंडेंट है, लग्न मेष है। तो
ये 7वां घर है, 7वीं राशि मतलब शुक्र की, वीनस। यहाँ पे बुध और सूर्य बैठे हैं, मरकरी एंड सन ये ऑक्यूपेंट है। तो इसका मतलब 7वें घर में हमें 3 प्लैनेट मिल गए, वीनस, मरकरी एंड सन। ये 3 प्लैनेट हमें 7वें घर के लिए मिल गए। जब इनकी दशा अंतरदशा होगी, प्रत्यंतर दशा होगी, तो इनकी शादी हो सकती है, राइट। तो ये यहां पे इसकी क्लैरिटी हुई। इसी बात को हम अब इसमें थोड़ा सा डिटेल में समझते हैं कि देखिए शादी लायक उम्र कब होती है। नॉर्मली आज की तारीख में 25 साल से पहले कोई शादी नहीं करता। नॉर्मली पहले जमाने में तो छोटी उम्र में भी करते थे, आज के जमाने में नॉर्मली 25 के आसपास की उम्र शादी लायक मानते हैं। ये नहीं कि 10-12 साल की उम्र है, आप देख रहे हैं प्लेनेट आ गया, मार्स आ गया जी, शादी हो जाएगी, और बच्चा 10 साल का है, ऐसे में। तो 25 ईयर्स जब होंगे, वो 2015 में हुए इस व्यक्ति की जिनकी बात हो रही है। इनका 88 बॉर्न है ये, और ये एक मेल है, बहुत बड़े सेलिब्रिटी हैं इंडिया के, और 1988 बॉर्न है। 2015 में इनकी उम्र 25 साल हुई। और हम देखते हैं कि 2015 में मतलब यहाँ पे ये वाला पार्ट, यानी कि तब राहु की महादशा में सैटर्न की अंतरदशा थी। राहु में सैटर्न की अंतरदशा थी जब ये इनका ये मैरिजेबल एज में आई, ठीक है। पर मैरिज कौन देता है इनको? हाँ, देखिए मैरिज इनको कौन कौन देता है, हमने क्या देखा था? 2, यानी वीनस, जुपिटर, वीनस, मरकरी, सन, सैटर्न, राहु। कितने प्लैनेट हो गए? जुपिटर, वीनस, मरकरी, सन, है ना, जुपिटर, वीनस, मरकरी, सन, वीनस, सैटर्न और राहु। ये सारे प्लैनेट्स इनकी मैरिज को अलाउ करते हैं। सब प्लैनेट मैरिज ऑफर कर रहे हैं। हम कहते हैं प्लैनेट इज ऑफरिंग द रिजल्ट ऑफ मैरिज, ठीक है। तो ये सारे प्लैनेट मैरिज दे रहे हैं। अब हम देखते हैं कि राहु की तो दशा ही चल रही है, महादशा 2008 में शुरू हो गई थी, पर 2008 में उम्र नहीं हुई थी शादी लायक। तो राहु जो है 11th हाउस में बैठा है, यानी फुलफिलमेंट। 2008 से ही फुलफिलमेंट का दौर चालू हो गया कि भाई लॉटरी लग गई। 11th लॉर्ड जब चलता है या 11th ऑक्यूपेंट की दशा चलती है तो लॉटरी लगती है। लॉटरी मतलब आप गया भाई, तुम्हारा गोल्डन पीरियड चालू हो गया, तुम्हारी जिंदगी में सब बढ़िया बढ़िया होने के चांसेस हैं। तो यहाँ पे राहु फुलफिलमेंट दे रहा है। 11th का लॉर्ड सैटर्न है, तो सैटर्न भी इनको सपोर्ट कर रहा है। तो मैरिजेबल एज में राहु और सैटर्न थे, 2013 में ही आ गया था, पर उम्र 2015 में आई। 2015 में तो हम कह सकते थे भाई 2015 में कि शादी हो सकती है 2015 में, है ना। लेकिन ज्यादा चांस कहाँ है? 7वां घर देखिए, वीनस। क्या है, वीनस आ रहा है यहाँ? कहीं नहीं आ रहा। लेकिन मरकरी आ रहा है, ये मरकरी, राहु में मरकरी, यानी फुलफिलमेंट, उसमें मरकरी एक मिल गया हमें, ऑक्यूपेंट 7th लॉर्ड, ठीक है। तो राहु में मरकरी का जो टाइम था, यानी 2016, इस समय पे जुलाई 2016, इसके बाद शादी के चांस और बढ़ गए। पहले भी थे, इसके बाद और बढ़ गए। अभी मेरे को नहीं पता कब हुई थी, क्या हुई थी, अभी तो मैं आपके साथ साथ चल रहा हूं, जैसे आप देखेंगे ऐसे ही मैं चल रहा हूं, ठीक है। तो महादशा लॉर्ड राहु जो है मैरिज सपोर्ट करता है, सैटर्न भी सपोर्ट कर रहा है क्योंकि फुलफिलमेंट है, 11th का लॉर्ड है। और 3 प्लैनेट्स हैं जो 7th हाउस से रिलेट कर रहे हैं, वीनस, मरकरी एंड सन। वीनस, मरकरी एंड सन, ये 3 प्लैनेट प्राइमरीली 7th हाउस के 3 प्लैनेट हैं जो शादी देंगे, ठीक है। अब इनमें से जो भी पहले अंतरदशा लॉर्ड के रूप में आ जाएगा मैरिजेबल एज में, वो शादी करा देगा। क्योंकि महादशा एक लंबा पीरियड है। राहु की दशा, महादशा राहु की थी 2008 में शुरू हो गई, ये तो लंबा पीरियड है। इसमें हमें अंतरदशा देखनी होगी कि कौन सी अंतरदशा मैरिज को अलाउ करती है। अगर वो भी लंबा पीरियड है तो फिर प्रत्यंतर पे भी जा सकते हैं, शॉर्टन द पीरियड, कि कितने टाइम में शादी होगी। तो राहु में अर्लीस्ट, इन तीनों में से वीनस, मरकरी और सन, इन तीनों में से अर्लीस्ट हमें मरकरी मिल रहा है। कब मिल रहा है? 4 जुलाई 2016, और ये जुलाई 2016 से शुरू होकर जनवरी 2019 तक जा रहा है, 21 जनवरी 2019 तक जा रहा है। फिर केतु की दशा शुरू हो रही है, इस तारीख से केतु की दशा शुरू हो रही है। तो हम ये कहेंगे कि भाई जुलाई 2016 से और केतु के बीच में शादी होने के चांसेस सबसे ज्यादा है, मरकरी की अंतरदशा में। 2015 में मैरिजेबल एज आई है, तो 2015 के बाद से ही शादी हो सकती थी, लेकिन मरकरी 7th का ऑक्यूपेंट आया है, तो ये इसके चांसेस बढ़ गए इस टाइम पे। जुलाई 2016, 17, 18, 19 में तो जस्ट बिगिनिंग में ही खत्म हो रहा है दशा। तो 17 और 18 जो साल हैं, 2017 और 18, इसमें हाईएस्ट चांसेस हैं शादी होने के। और हमने देखा कि करीब 5-6 प्लैनेट हैं जो शादी दे रहे हैं। तो अंतरदशा के अंदर प्रत्यंतर दशा किसी ना किसी की तो आ ही जाएगी और शादी करवा देगी।
ठीक है, तो भी 5 प्लैनेट देखे हमने, जुपिटर भी दे रहा है, वीनस दे रहा है, वीनस यहाँ लॉर्ड भी है, मरकरी, सन, राहु, सैटर्न, ये सब शादी दे रहे हैं। ठीक है, तो शादी को हम इस तरह से डिकोड करेंगे, हम लिख लेंगे 2017-18 में आपकी शादी हो सकती। डन। मैरिज वन ऐसे कैलकुलेट करना है, अभी सच्चाई हम आगे जाके देखेंगे इनकी शादी कब हुई थी, राइट। तो हम ये बोलेंगे अर्लीस्ट मैरिज पॉसिबल इन बिटवीन जुलाई 2016 टू दिसंबर 2018, जो मैंने अभी आपको कहा जुलाई 16, ये जो दशा आई है मरकरी। अब देखिए हम प्रत्यंतर में चले गए अंदर, प्रत्यंतर दशा, अभी हमने अंतरदशा देखी राहु की मरकरी की, जुलाई 2016 से शुरू हुई है। अब प्रत्यंतर में भी जाते हैं, जुलाई 2016 से शुरू होके और ये आपकी 20 जुलाई 2016 से शुरू होके और जनवरी 2019 तक थी, दिसंबर 2018 मान लेते हैं इसको, 2000 जुलाई 16 से दिसंबर 18 तक ये दशा मरकरी की है। तो हम ये कह देंगे कि जुलाई 16 से दिसंबर 18 के बीच में शादी हो जाएगी, ये हम कह देंगे। लेकिन अगर हमें थोड़ी सी और एक्यूरेसी चाहिए तो हम सब्सिक्वेंट दशा लौट प्रत्यंतर दशा में जाएंगे। हम इसकी प्रत्यंतर खोलते हैं तो देखिए मरकरी में मरकरी जुलाई 2016 से नवंबर 2016 तक है, ये बहुत अच्छा चांस है। फिर केतु का टाइम आया 11/2016 से जनवरी 2017 तक। फिर वीनस का टाइम आया, वीनस लॉर्ड भी है 7th हाउस का और सेकंड का लॉर्ड भी है, सेकंड हाउस का और 7th हाउस का दोनों का लॉर्ड है वीनस। ठीक है, शुक्र, ये जनवरी 2017 से शुरू हो रहा है और फिर ये जा रहा है जून 2017 तक। ठीक है, तो इस टाइम में देखिए राहु, मरकरी, वीनस तीनों ये प्लैनेट हैं जो हमें शादी को तीनों ही अलाउ कर रहे हैं अच्छे से, राइट। और फिर सन आ गया, सन भी अलाउ कर रहा है। ठीक है, तो ये सारा ही पीरियड हमें मैरिज के लिए बढ़िया पीरियड है, हो सकती है इसमें, राइट। मून 6th हाउस में है, 6th हाउस डिवोर्स का होता है, तो मून थोड़ा सा कमजोर है, मून के चांसेस थोड़े से कमजोर हैं। लेकिन चूंकि प्रत्यंतर में है तो इसकी बात कम चलेगी। महादशा लॉर्ड और अंतरदशा लॉर्ड राहु और मरकरी तो अलाउ कर रहे हैं। ठीक है, फिर मार्स आ गया, फिर राहु आ गया, राहु में अगेन पॉसिबिलिटीज बढ़ गई हैं शादी होने की। तो इस तरह से हम प्रत्यंतर में जाके फर्दर उसको जीरो इन कर सकते हैं, जूम इन कर सकते हैं कि भाई इस पीरियड में शादी हो सकती है। इस तरह से काम करना है सीक्वेंस से। सो मर्करी एंड वीनस एज पीरियड्स आर स्ट्रांगली इंडिकेटिंग मैरिज प्रोस्पेक्ट, जो भी हमने देखा मर्करी एंड वीनस स्ट्रांगली इंडिकेट कर रहे हैं। सो वी कैन प्रेडिक्ट अ पॉसिबिलिटी ऑफ मैरिज इन देयर पीरियड्स एज पीडीएल। तो इन पीडीएल में हम कह सकते हैं भाई आपकी शादी इस एरिया में हो जाएगी, मर्करी वीनस लगभग 2017 में आपकी शादी जो है इस टाइम पे आपकी शादी हो जाएगी। ठीक है, अगला आता है कि क्या लव मैरिज हो जाएगी। तो अर्लीस्ट मैरिज पॉसिबल बिटवीन जुलाई 16 टू नवंबर 16 और जनवरी 17 टू दिसंबर 18, ये पीरियड हम प्रेडिक्ट कर देंगे। अगला है इज लव मैरिज पॉसिबल। देखिए मैरिज के लिए तो 7th हाउस है, लेकिन लव मैरिज, लव कहां से होता है, लव कहां से होता है, याद है आपको, लव ये रहा 5th हाउस। तो लव तो 5th हाउस से हो रहा है, मैरिज 7th हाउस से हो रही है। अगर इन दोनों का सेट बन जाए, अगर ये दोनों क्लब हो जाए, अगर ये दोनों मिलकर काम करने लगे, किसी भी कारण से इनका कोई कॉमन कनेक्शन हो जाए, तो इसका मतलब लव मैरिज पॉसिबल है। देखिए इस चार्ट में इज लव मैरिज पॉसिबल, देखिए 5th हाउस और 7th हाउस, इसमें आपको कुछ कॉमन कनेक्शन नजर आता है क्या। 5th हाउस में क्या क्या है, केतु ऑक्यूपेंट है और लॉर्ड कौन है, 5th राशि सूर्य की, यानी लॉर्ड सूर्य है, यानी यहाँ पे केतु और सूर्य है 5th हाउस में। ठीक है, 7th हाउस में कौन है, वीनस लॉर्ड, मरकरी और सन सूर्य, यानी सूर्य हमें मिल गया कॉमन कनेक्शन, यानी 5th हाउस का लॉर्ड 7th हाउस में बैठा हुआ है। ठीक है, यानी 5th हाउस और 7th हाउस कनेक्टेड हो गए, ये आपस में कनेक्शन मिल गया सूर्य का। यदि ये कनेक्शन मिल गया हमें तो हम कहेंगे यस लव मैरिज पॉसिबल। अगर वो पूछता है लव मैरिज पॉसिबल, हम कहेंगे 5 और 7 का कनेक्शन है और फिर एडिशनली 11th हाउस में मिल गया है ना, अगर किसी तरह से मिलता है तो डेफिनेटली मनपसंद जीवन साथी से शादी हो जाएगी। नहीं तो 5th और 7th जिससे लव है उसी से आपकी शादी भी हो रही है, 5th और 7th का कनेक्शन है तो यस, आंसर इज यस, शादी लव मैरिज हो जाएगी। ठीक है, और चाइल्ड बर्थ कब होगा उसके लिए हम 2, 5 और 11 घरों को देखेंगे, वो बात की बात है। तो मैरिज कब होगी, मैरिज हम बात कर चुके हैं, ये पीरियड में मैरिज की पॉसिबिलिटी। इज लव मैरिज पॉसिबल, तो 5th और 7th का लव वाले हाउस का और 7th मैरिज वाले हाउस का कनेक्शन है, इसलिए हम कहेंगे यस 5th लॉर्ड सन इज इन द 7th मैरिज हाउस, इसलिए लव मैरिज पॉसिबल है, राइट। थर्ड है चाइल्ड बर्थ। चाइल्ड बर्थ कब होगा, अगेन चाइल्ड बर्थ का भी कॉन्सेप्ट क्या है,
चाइल्ड वर्क, सेकेंड हाउस फैमिली में एडिशन, एक परिवार में व्यक्ति बढ़ जाता है, बच्चा पैदा होगा तो परिवार में एक व्यक्ति बढ़ गया। सो मोस्ट इंपॉर्टेंट हाउस इज सेकेंड हाउस, एडिशन इन फैमिली। ठीक है, फीमेल के लिए फिफ्थ हाउस भी इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि बच्चा पैदा करने की बात है ना। तो फिफ्थ हाउस भी बच्चा पैदा के लिए फिफ्थ हाउस है, और सेकेंड हाउस बहुत इंपॉर्टेंट है, सेकेंड एंड फिफ्थ। और फिर फाइनली 11 फुलफिलमेंट, कि आपकी डिजायर पूरी हो जाए, बच्चा चाहते थे हो जाए। तो 2, 5 एंड 11 ये रिस्पॉन्सिबल है। तो हम देखते हैं दशा में इनके लॉर्ड ऑक्यूपेंट कब आ रहे हैं। सेकेंड हाउस अगेन वीनस और जुपिटर, फिफ्थ हाउस सन और केतु, 11th इज राहु एंड सैटर्न। तो ऑलमोस्ट वही से सारे प्लेनेट आ गए। और हम देखते हैं कि ये कब आ रहे हैं। देखिए शादी 2016 से 18-19 तक हमने बोली थी शादी होगी, और इसी टाइम में हम देखें तो राहु और वीनस, राहु और मरकरी 4 जुलाई 2016। तो राहु फुलफिलमेंट दे रहा है स्टैंडर्ड, वो तो महादशा लॉर्ड है, अलाउ कर रहा है शादी भी बच्चा भी, फुलफिलमेंट अलाउ कर रहा है राहु, तो यानी सब कुछ हो सकता है। ठीक है, इसके अंदर अंतरदशा में मरकरी देखते हैं। मरकरी, तो मरकरी का कोई डायरेक्ट लिंक नहीं है बच्चे से, सिक्स्थ हाउस में, फिफ्थ हाउस में मरकरी का नहीं है, और सेकंड हाउस में ही मरकरी का नहीं है। तो मरकरी का तो लिंक नहीं है, 16 में नहीं बच्चा होगा। केतु, केतु फिफ्थ हाउस में है, यानी कि ये 2019, 21 जनवरी 2019 ये जो टाइम शुरू हुआ है, यहाँ से बच्चा पैदा होने का टाइम शुरू होता है, यहाँ चाइल्ड बर्थ हो सकता है। इसके आगे राहु में वीनस, वीनस देखिए सेकंड हाउस का लॉर्ड है, यानी कि 2020 में चांसेस और बढ़ गए, एडिशन इन फैमिली, राहु वीनस। तो 9 फरवरी 2020 से बच्चा होने के चांसेस और बढ़ गए। ठीक है, फिर सन आ गया, तो सन भी 23 ये भी अलाउ कर रहा है बच्चे को। तो ये पीरियड 2019 से जो शुरू हुआ है और ये 2024 तक ये बच्चे को अलाउ कर रहा है, चाहे एक हो चाहे दो हो, ये पीरियड बच्चे को अलाउ कर रहा है। ठीक है, तो हम मोटा मोटी कहेंगे 2020 से 2024 तक आपका ये जो पीरियड है, इनफैक्ट 2019 से ही ये पीरियड आपको बच्चा अलाउ कर रहा है। ठीक है, अब इसमें भी हमें एक्यूरेसी में जाना है तो हमें सब्सिक्वेंट दशा लॉर्ड में जाना होगा, राइट। इस तरह से प्रेडिक्शन की जाती है। आई होप ये पॉइंट आपको क्लियर हुआ। इनकी थोड़ी सी रियलिटी देखते हैं। इनकी शादी हुई थी 11 दिसंबर 2017 में, देखिए दिसंबर 2017, अप्रैल 2017 में सैटर्न स्टार्ट हुआ है। सॉरी, ये केस स्टडी 2, केस स्टडी 2 हमने पहले पढ़ी थी। एक्चुअली पार्टनर है, एक मेल है एक फीमेल है। तो ये केस स्टडी, रिमेंबर केस स्टडी 2, केस स्टडी 2 में इनकी शादी 11 दिसंबर 2017 में हुई थी। ठीक है, उस समय पे ये फीमेल का ये पीरियड चल रहा था, सैटर्न सैटर्न पीरियड। ठीक है, 11 दिसंबर 2017 में शादी हुई थी। तो इनके चार्ट में देखते हैं, 11 दिसंबर 2017 ये वाला पीरियड आ गया, ये वाला पीरियड राहु और मरकरी का। दिसंबर 2017 में राहु मरकरी चल रहे थे। ठीक है, राहु फुलफिलमेंट, मरकरी ऑक्यूपेंट है 7th हाउस का। ये पीरियड जो मैंने बोला था आपसे, हमने नोट किया था ना, शादी कब होगी, दिसंबर, जनवरी 2017 से दिसंबर 2018। इनकी दिसंबर 2017 में शादी हो गई, दिसंबर 2017। ठीक है, तो दिसंबर 2017 में ये आपकी दशा चल रही थी, दिसंबर 2017 ये पीरियड राहु और मरकरी का पीरियड था मेजरली। ठीक है, और ये पहले हम फीमेल, इनकी जो वाइफ है ये फीमेल है, ये केस हम पहले पढ़ चुके हैं तो पिछले मॉड्यूल्स में, पर वहां पे हमने इतनी एक्सप्लेनेशन के साथ नहीं पढ़ा था, सिर्फ रिजल्ट बोले थे कि क्या रिजल्ट आ सकता है, सैटर्न का रिजल्ट आ सकता है। तो सैटर्न इनके चार्ट में देखिए, सैटर्न क्या रिजल्ट देता है, इंटरप्रिटेशन का केस बना लेते हैं। सैटर्न क्या रिजल्ट देता है इनके चार्ट में, सैटर्न फिफ्थ हाउस में बैठा है ऑक्यूपेंट, यानी लव, 7th का लॉर्ड है, अगेन 5 और 7 का कनेक्शन हो गया। ठीक है, तो यानी कि लव मैरिज का रिजल्ट देता है सैटर्न। ठीक है, तो ये शादी हो गई। चाइल्ड कब हुआ, 11 जनवरी 2021, 11 जनवरी 2021 सैटर्न और मरकरी पीरियड, यानी अगेन 11 जनवरी 2021 में सैटर्न और मरकरी, सैटर्न फिफ्थ हाउस बच्चा, मरकरी सेकेंड हाउस, देखिए बच्चा पैदा होकर परिवार में जुड़ गया, आ गया, स्वस्थ रूप में हो गया। तो ये सेकेंड और फिफ्थ का कॉम्बिनेशन जुड़ गया तो बच्चा पैदा हो गया। और इसी बात को हम, बच्चा हुआ 11 जनवरी 2021 मेल के चार्ट में देखते हैं, बच्चा कब हुआ, 11 जनवरी 2021, और हमने कब प्रेडिक्ट किया था,
फरवरी 2020 से दिसंबर 2024, ज़रा लंबा पीरियड है, लेकिन आप देखिए कंसीव तो लगभग उसी टाइम कर लिया होगा, जनवरी 2021 में पैदा हुआ है, तो फरवरी से टाइम स्टार्ट हुआ और जनवरी में डिलीवरी हो गई, तो यानी कि ऑलमोस्ट 11 महीने का ये स्पैन रहा, तो मेरे को लगता है मार्च अप्रैल के आसपास कंसीव किया होगा फीमेल ने, तो लगभग ये टाइम जैसी दशा स्टार्ट हुई फरवरी 2020, ये वाला पीरियड राहु वीनस का ये पीरियड स्टार्ट हुआ, इसने आपको बच्चा दिया, राहु फुलफिलमेंट, वीनस एडिशन इन फैमिली। इस कारण से ये चाइल्ड वर्क मेल के चार्ट में भी दिख रहा है, फीमेल के चार्ट में भी, मैरिज मेल के चार्ट में भी, फीमेल के चार्ट में भी, लव मैरिज मेल के चार्ट में भी, फीमेल के चार्ट से। ठीक है, ये इस तरह से तीनों, आई होप ये क्लियर हो पाए होंगे। अब इनका लव अफेयर 2013-14 में शुरू हुआ था, मुझे लगता है डेट्स के बेसिस पे आप यू कैन इजीली मेक आउट किसकी बात हो रही है, किस पेयर की बात हो रही है। 2013-14 में इनका लव अफेयर स्टार्ट हुआ था। एक्चुअली क्यों स्टार्ट हुआ था उस टाइम भी हमने पिछले मॉड्यूल में देखा था। 2013-14 में ये फीमेल का चार्ट है। 2013-14 में क्या दशा थी, देखिए 2013-14 में ये दिसंबर 2013 में मार्स खत्म होके और ये राहु शुरू हो गया था, पर मेन क्या है, जुपिटर की महादशा, जुपिटर की महादशा। जुपिटर क्या है, फिफ्थ का लॉर्ड, फिफ्थ हाउस का लॉर्ड है ना, यानी कि लव अफेयर। तो लव अफेयर जब शुरू हुआ 13-14 में, वो जुपिटर की महादशा में शुरू हुआ। ठीक है, ये क्लियरली इंडिकेट करता है कि भाई उसने एक उस महादशा में एक लव का भी एक ऑप्शन है, तो एक लव अफेयर हुआ, लेकिन आगे की दशाएं और अंतर दशाएं मैरिज को सपोर्ट करी थी, लव मैरिज को, इसलिए वो मैरिज में तब्दील हो गया, लव अफेयर होके टूट नहीं गया बीच में, राइट। तो ये एक केस स्टडी थी बेसिकली मैरिज और चाइल्ड बर्थ की, जो जिसमें आपको ये काफी सारी चीजें कवर होंगी दोनों मिलाकर, मैरिज भी और चाइल्ड बर्थ भी, राइट। इसके बाद एक केस स्टडी और देख लेते हैं फॉरेन सेटलमेंट के बारे में, कि कोई आदमी पूछता है जी मैं विदेश कब जाऊंगा, विदेश में कब सेटल होऊंगा। ठीक है, तो इसमें एक बात का ध्यान सबसे पहले रखना है कि फॉरेन सेटलमेंट और फॉरेन ट्रेवल में डिफरेंस होता है। आपने हाउस एट्रीब्यूट्स लर्न किया, आपको पता है कि फॉरेन ट्रेवल, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल 9th हाउस से आता है, फॉरेन सेटलमेंट परमानेंटली अपनी जहां से पैदा हुए थे वहां से परमानेंटली दूर हो जाना, वो 12th हाउस देता है। ठीक है, पुराने जमाने में दूर जाना, परे जाना, वो एक अच्छी बात नहीं मानते थे, ऐसा मानते थे कि बेकार की बात है। आज की तारीख में लोग बहुत एक्साइटेड होते हैं फॉरेन सेटलमेंट के लिए, प्राचीन काल में, पुराने समय में जब ये शास्त्र बने और उसके बाद के समय में ज्यादा अच्छा नहीं मानते थे। काला पानी की सजा दी जाती थी कि बहुत दूर भेज दो उसको, काला पानी, तो सजा हो गई इसके लिए। तो फॉरेन जो 12th हाउस है, ये थोड़ा सा नेगेटिव है इन जनरल। 12th हाउस, 6th हाउस और 8th हाउस, इनको एस्ट्रोलॉजी की भाषा में त्रिक भाव कहते हैं, इनको नेगेटिव माना जाता है। लेकिन आज बदलते जमाने में, मॉडर्न वर्ल्ड में, हम जानते हैं कि ये तीनों ही घर फायदा भी बहुत सारा दे सकते हैं, क्योंकि जमाना इतना बदल गया है कि अब ये फायदे के भी घर हो गए हैं। अब 8वां घर सिर्फ तकलीफ का नहीं है, रिसर्च का भी है, मेंटल स्ट्रेस, टेक्निकल वर्किंग, मैन्युफैक्चरिंग, फैक्ट्री का भी है, जिससे आप पैसा कमा सकते हैं। 12th हाउस सिर्फ आइसोलेशन का नहीं है, उदासी का नहीं है। 12th हाउस सिर्फ दूर जाने का नहीं है, फॉरेन सेटलमेंट का भी है, फॉरेन से ट्रेड करने का भी है, आप इन्वेस्टमेंट्स का भी है, और उससे आप पैसा कमा सकते हैं, ऑप्शन है इन्वेस्टमेंट करने की। 6th हाउस सिर्फ बीमारी का नहीं है, 6th हाउस जीत का भी है, शत्रुओं पे विजय प्राप्त करने का भी है। 6th हाउस पैसा लेने का भी है, नौकरी करके जो पैसा मिलता है, कोई सर्विस डिलीवर करके, कोई काम, कोई सेवा देके जो पैसा मिलता है, हक का पैसा, वो भी 6th हाउस है। तो अपना हक लेना 6th हाउस है, अपना हक लेना। ठीक है, कोर्ट केस में विक्ट्री, तो कोर्ट केस का वर्डिक्ट जो निर्णय आता है वो 9th हाउस से आता है। कोर्ट कचहरी 9th हाउस की, आपने अपने हाउस एट्रीब्यूट्स में पढ़ा होगा रेफरेंस बुक में। 9th हाउस कोर्ट केस में विजय कोर्ट केस का डिसीजन दिलवाता है। 6th हाउस भी साथ में अगर आएगा तो जीत आ जाएगी, कोर्ट केस का वर्डिक्ट और जीत, ये कॉम्बिनेशन बना अगर 6 और 9 का घरों का, 6th और 9th हाउस का, तो कोर्ट केस में विक्ट्री प्लस 11th हाउस फुलफिलमेंट आपके फेवर में हो जाए। ठीक, अगर 11th नहीं आया, 2 आया, तो कोर्ट केस निपटारा हो गया, जीत हो गई और पैसा भी मिल गया लगे हाथ। कोई कोर्ट केस ऐसा था कि भाई आपने फॉर एग्जांपल कोई कंज्यूमर कोर्ट में आपने केस डाला, भाई इसने मेरे साथ ऐसे किया, मेरे को इतना रिफंड मिलना चाहिए, 2nd हाउस भी आ गया तो इंस्टेंट आपको रिफंड मिल जाएगा। 11th हाउस आ गया मान लीजिए, तो इसका मतलब है कि जो आप डिसीजन चाहते थे वो आपके फेवर में वैसा डिसीजन होगा। ठीक है, तो फॉरेन सेटलमेंट के केस में प्राइमरी हाउस है 12th हाउस फॉरेन सेटलमेंट का, राइट।
और ट्रेवल के लिए 9th हाउस, सेटलमेंट तो तब होगा जब ट्रेवल करोगे, उसके बिना तो सेटलमेंट नहीं होगा। तो यदि कोई पहले से वहां पे रह रहे हैं, मान लीजिए स्टूडेंट वीजा पे गए और उन्होंने पूछा कि भाई मैं सेटल होऊंगा कि नहीं होऊंगा, पीआर मेरी आएगी कि नहीं आएगी, कॉमन क्वेश्चन है, हमारे पास रेगुलरली आते हैं। तो फिर आपको प्राइमरीली 12th हाउस को ही देखना है, क्योंकि ट्रेवल नहीं है इसमें, वो पहुंचा हुआ है वहीं पे ऑलरेडी, सिर्फ आपको सेटलमेंट देखनी है। तो इन जनरल 12th हाउस मोस्ट इंपॉर्टेंट है, साथ में ट्रेवलिंग भी होती है। ये कॉन्टेक्स्ट हाउस है। इन हाउस का आपको लॉर्ड और ऑक्यूपेंट देखना है, सेकेंड स्टेप। फर्स्ट स्टेप है कॉन्टेक्स्ट हाउस को देखो और उसके लॉर्ड को देखो। लॉर्ड यहाँ पे जुपिटर, ऑक्यूपेंट सेकेंड स्टेप ऑक्यूपेंट मार्स, थर्ड है इनकी दशा अंतरदशा। तो जुपिटर और मार्स कब आ रहे हैं? जुपिटर तो नहीं आ रहा, सैटर्न में मार्स आ रहा है। अब ये देखिए यहाँ पे जुपिटर नहीं आया लेकिन मार्स आया है। महादशा में जुपिटर नहीं आया, अंतरदशा में जुपिटर नहीं आया, महादशा में सैटर्न आया यहाँ। तो क्या हम बोल सकते हैं मार्स को अलाउ कर रहे हैं, मार्स तो बैठा है 12th हाउस में, तो हम कहेंगे हाँ, इस पीरियड में 7 फरवरी 2015 से 18 मार्च 2016 के बीच में आपकी फॉरेन सेटलमेंट हो सकती है। लेकिन क्या महादशा अलाउ कर रहा है? महादशा सैटर्न 9th हाउस में बैठा है, हाउस ऑफ फॉरेन ट्रेवल में, यानी फॉरेन के अफेयर को इंडिकेट कर रहा है, प्लस 11th हाउस का लॉर्ड है, फुलफिलमेंट भी इंडिकेट कर रहा है। तो ये कहता है कि जब तक शनि की दशा चल रही है तो ये फुलफिलमेंट आपका लगा रहेगा। और फुलफिलमेंट शनि का दे कौन रहा है? साथ में राहु भी है वहां पे 11th हाउस में। राहु फॉरेन अफेयर्स को गवर्न करते हैं। तो हम ये इंडिकेट कर रहे हैं राहु और सैटर्न का कॉम्बिनेशन कि हाँ, ये फॉरेन से इनको फायदा हो सकता है। 11th हाउस लाभ फायदा, फॉरेन से फायदा हो सकता है, शनि इंडिकेट कर रहा है। सेटलमेंट के लिए मार्स आ गया, लो भाई मैं वहीं बिठाई देता हूं। तो यानी ये जो पीरियड है सैटर्न और मार्स का, ये 7 फरवरी 2015 ऑनवर्ड्स, ये आपको फॉरेन सेटलमेंट का रिजल्ट दे रहा है। मेन चीज समझने की थी, मार्स अंतरदशा लॉर्ड मार्स जो 12th हाउस में बैठा है, ऑक्यूपेंट है, चूंकि 12th हाउस में बैठा है तो 12th हाउस का रिजल्ट दे रहा है, यानी फॉरेन सेटलमेंट का रिजल्ट दे रहा है। तो हम कहेंगे यस, मार्स के पीरियड में पॉसिबल है। लेकिन एडिशनली हम चेक करेंगे कि मार्स का जो बॉस है, महादशा लॉर्ड, क्या वो सपोर्ट कर रहा है या एटलीस्ट न्यूट्रल है, कम से कम निगेट ना करे। ठीक है, तो सैटर्न जो है वो 9th हाउस में बैठने के कारण और 11th हाउस का लॉर्ड होने के कारण, इन दोनों कारणों से वो फुलफिलमेंट और फॉरेन ट्रेवल इंडिकेट कर रहा है, फॉरेन अफेयर्स इंडिकेट कर रहा है। एडिशनली राहु शनि की राशि में बैठा है, यानी राहु उस पर कंट्रोल बना रहा है शनि के ऊपर, तो इसलिए राहु डिनोट करता है फॉरेन अफेयर्स इन जनरल। तो हवा में उड़ना, पुराने जमाने में हवा में उड़ना एक असंभव सी बात थी। आप एरोप्लेन में चले जाते हैं, हम लोग पिछले 100-150 साल से एरोप्लेन शुरू हुआ, उससे पहले लोग नहीं सोचते थे कि एरोप्लेन हम हवा में उड़ के कहीं जा सकते हैं। तो राहु को उन चीजों के लिए माना जाता है, जैसे मैंने पहले भी बताया था, प्लेनेट में जो मिस्टीरियस हैं, है ना। उस समय पे यही मिस्ट्री थी, कोई कहे कि हवा में उड़ जाएंगे, रहस्यमय बात है, अरे ऐसा कैसे हो जाएगा, असंभव सी बात लगती थी। तो राहु उन असंभव जैसी प्रतीत होने वाली बातों को भी देता है, रहस्यमय बातों को। तो फॉरेन ट्रेवल या फॉरेन से रिलेटेड अफेयर्स राहु का प्लेनेट देता है। इसलिए ये सारी चीजें मिलकर हमें इंडिकेट कर रही हैं। और जब हमसे पूछा जाएगा कि हम कहेंगे कि हाँ फॉरेन सेटलमेंट होगा, कब होगा, ये दशा सैटर्न और मार्स की हमें सबसे पहला चांस दे रही है, यानी फरवरी 15 से मार्च 16 के बीच में, फरवरी 15 से मार्च 16 के बीच में सेटलमेंट हो सकता है। आप देखिए फरवरी में दशा शुरू हुई मार्स की, और फरवरी 2015 में शुरू हुई, और ये 2015 में ही इनकी सेटलमेंट हो गई। सैटर्न मार्च पीरियड में ही इनकी सेटलमेंट, फॉरेन सेटलमेंट हो गई थी, जिस भी व्यक्ति का ये चार्ट है, राइट। ये हमारे अपने इन हाउस डेटाबेस में से आया है ये हॉरोस्कोप, तो उनका सेटलमेंट हो गया था। लेकिन ये अब आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि हमें 3 स्टेप एस्ट्रोलॉजी मेथड से कैसे इंटरप्रिटेशन करना है, कैसे प्रेडिक्शन करना है। बहुत सरल है, आपको सिर्फ कुछ भी, चाहे इंटरप्रिटेशन हो चाहे आपको प्रेडिक्शन करनी हो, मोटे मुद्दे की बातें वही हैं कि आपको कॉन्टेक्स्ट हाउस पे ध्यान करना है, उसका लॉर्ड, उसका ऑक्यूपेंट, अगर है ऑक्यूपेंट तो, नहीं तो सिर्फ लॉर्ड, हैं दोनों तो दोनों उठाओ, और वो कब दशा अंतरदशा प्रत्यंतर दशा में आ रहे हैं वो पीरियड प्रेडिक्शन के लिए हो गया। प्रेजेंट टाइम देखना तो रिवर्स, कि कौन सी दशा चल रही है, वो दशा लॉर्ड किन हाउसेस में बैठे हैं और किन हाउसेस के लॉर्ड हैं, उन हाउसेस का रिजल्ट आएगा, है ना। तो ये चाहे आप कान इधर से पकड़ो चाहे उधर से पकड़ो, एक तरफ से पकड़ोगे तो इंटरप्रिटेशन है, दूसरी तरफ से पकड़ोगे तो प्रिडिक्शन है, राइट।
तो ये 3 स्टेप से आप इजीली किसी भी हॉरोस्कोप को डिकोड कर सकते हैं फॉर द पर्पस ऑफ डिकोडिंग द इवेंट्स, क्या होगा क्या नहीं होगा। तो अब आपको प्रैक्टिकल एक्सरसाइजेस करनी है। अब आप कैपेबल हैं कोई भी हॉरोस्कोप पढ़ने के, ये इस करिकुलम का मेजर पार्ट कवर हो चुका है। और आपको अब सबसे पहले आपको हॉरोस्कोप बनाना, अब आप सीख चुके हैं, हॉरोस्कोप बना सकते हैं, चाहे अपना बनाइए, चाहे अपने परिवार का, चाहे रिश्तेदारों का, चाहे दोस्तों का, पड़ोसियों का, किसी का भी बनाइए। और उसमें आपको सबसे पहले कोई भी हॉरोस्कोप हो तो सबसे पहले टारगेट कीजिए कि मेरे को किस इवेंट को टारगेट करना है, मुझे रेफरेंस क्या है, मेरा कॉन्टेक्स्ट क्या है। सबसे पहले कॉन्टेक्स्ट को फिक्स कीजिए, क्या मुझे देखना है इसमें, शादी देखनी है, फॉरेन देखना है, प्रमोशन देखना है, कोर्ट केस देखना है, चाइल्ड बर्थ देखना है ना, नौकरी देखनी है, प्रमोशन देखना है, बिजनेस देखना है, क्या देखना है, तकलीफ आ रही है, हेल्थ देखनी है, मुझे क्या करना है ना। तो सबके वो सेट ऑफ कॉन्टेक्ट हाउसेस आपके पास रेफरेंस नोट्स में भी लिखे हुए हैं, आपके पास हैं। कॉन्टेक्ट्स अपने फिक्स कीजिए, फिर उनके कॉरस्पॉन्डिंग रेफर योर हॉरोस्कोप दशा शीट एंड नोट डाउन द दशा लॉर्ड्स कॉरस्पॉन्डिंग टू ईच इवेंट। अब उसमें से कोई एक बार में एक ही इवेंट, एक ही कॉन्टेक्स्ट उठाइए। मान लीजिए आपने शादी भी उठा ली, नौकरी भी उठा ली और फॉरेन सेटलमेंट भी उठा लिया, तो एक बार में एक चीज को उठाइए इनिशियली, बाद में आपको तीनों एक बार में दिखने लगेंगे। एक बार में एक चीज उठाइए और उसके रिलेटेड आप उसके महादशा अंतरदशा में कौन से लॉर्ड्स हैं, सबसे पहले आप लॉर्ड्स देखिए और फिर देखिए कि विच दशा लॉर्ड इंडिकेट्स अ रिस्पेक्टिव इवेंट। तो कौन सा दशा लॉर्ड वो इवेंट को दे रहा है। यदि प्रिडिक्ट करना है तो फिर आपको उल्टा चलना है, आपको देखना है कि कौन से दशा लॉर्ड, कौन से प्लैनेट हैं, ऑक्यूपेंट और लॉर्ड्स कौन से हैं उन उन हाउसेस से रिलेटेड, और वो दशा में कब आ रहे हैं, है ना। एक तरीका है कि आप प्लैनेट फिक्स करके दशा में जाके देख लें कब आएंगे, इनकी सरकार कब बनेगी, ऑपरेटिव कब होंगे। दूसरा तरीका है कि आपको दशा पहले से पता है और उसका आप रिजल्ट देख रहे हैं कि क्या रिजल्ट आ रहा है, राइट। तो प्रिडिक्शन फ्यूचर में भी देखना है तो आप साल 2 साल 3 साल आगे के दशा लॉर्ड्स की इफेक्ट देख लीजिए, तो उससे भी प्रिडिक्शन हो जाएगी। दोनों ही तरीकों से दोनों चीजें पॉसिबल हैं। ये एक ही बात को कहने के 2 तरीके हैं। मेजर बात सिर्फ इतनी है कि कॉन्टेक्स्ट हाउस, उनके जो लॉर्ड्स और ऑक्यूपेंट्स हैं, और दशा लॉर्ड्स, ये 3 स्टेप में आप कोई भी हॉरोस्कोप को डिकोड कर सकते हैं या आप उसकी प्रिडिक्शन दे सकते हैं, राइट। तो ये स्टेप्स फॉलो करने हैं आपको, और इनिशियली कोशिश कीजिएगा कम से कम 50 हॉरोस्कोप में आप इसको कर लें। यदि कर लिया तो आई ट्रस्ट कि आपको बहुत सारा कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो जाएगा, और फिर संसार में अव्वल तो जरूरत नहीं रहेगी कोई और कोर्स करने की आपको एज सच, लेकिन अगर एडवांस नॉलेज चाहिए और भी सीखना है, अ, मेरे गुरु मुझे कहते थे जब वास्तु में दीक्षा थी, और मेरे को सबसे पहले मेरी ओरिजिनली जो दीक्षा थी वो एनर्जी सेंसिंग में थी, तो वो कहते थे कि वो मेरे को कराटे किड मूवी का रेफरेंस देते थे कि कराटे किड मूवी में जैसा होता है कि बहुत सारे मूव सीखने की जरूरत नहीं है, एक सीखो पर उसका बहुत सारा अभ्यास करो। तो ये कोर्स में आपने जो सीखा है, अगर आप उसका अभ्यास बहुत सारा करेंगे तो आपको ज्यादा सिद्धि प्राप्त होगी, बशर्ते कि आप बहुत सारे सिस्टम सीखें। मैं पराशरी भी सीख लूं, मैं कृष्णमूर्ति सिस्टम भी सीख लूं, मैं जेमिनी भी सीख लूं, है ना, वो जेमिनी एस्ट्रोलॉजी, राइट। मैं भृगु संहिता भी सीख लूं, मैं रावण संहिता भी सीख लूं, मैं लाल किताब भी सीख लूं, मैं पीली किताब भी सीख लूं, हरी भी सीख लूं, कुछ नहीं, कहीं नहीं पहुंचोगे। ऐसे विद्वान मिलेंगे आपको, काम नहीं कर पाते कुछ भी, और चेपा लगा के दिखाते हैं कि देखो हमारे पास तो पीएचडी है, देखो हम तो डॉक्टर हैं, देखो हम तो ये हैं। परफॉर्म नहीं कर पाते। परफॉर्मेंस आएगी प्रैक्टिस से, ठीक है। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, एंड प्रैक्टिस आल्सो मेक्स अ वुमन आल्सो परफेक्ट, है ना। सो देयर इज नो अल्टरनेटिव। तो इसकी प्रैक्टिस कीजिए, इससे आगे की और यात्राओं के जो और भी इसमें एडवांस नॉलेज हैं, जो उसके आगे की चीज़ें हैं, वो सारे लिंक, वो सारी जानकारियाँ इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। आप उसको अच्छे से देख लीजिएगा और हमारे साथ जुड़े रहिएगा, सारी सूचना आपको मिलेंगी और आप उस पे चल के आगे और लर्निंग अपनी बढ़ा सकते हैं, अपनी एक्सरसाइज़ेज़ कर सकते हैं। फिर से जो मैंने पहले कहा, आपके लिए रेफ़रेंस नोट्स और प्रैक्टिस वर्कशीट बहुत अच्छे से हमने तैयार किए हैं। आप उसमें कमेंट डालिए इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में, और आपको लिंक शेयर हो जाएगा। आप उन्हें डाउनलोड कीजिए, प्रिंट आउट निकालिए और उसके खूब अभ्यास कीजिए। उसके अलावा भी आप अपने चाहें तो एक सॉफ्टवेयर खरीद सकते हैं, नहीं तो ऑनलाइन मैंने आपको बताया था एस्ट्रोसेज या दूसरे कोई भी जिस पे भी आपको अच्छा लगता हो, जिसका इंटरफेस, आप उसको ऑनलाइन ऐप से हॉरोस्कोप्स बनाइए और अपनी प्रैक्टिस शुरू कीजिए, राइट। सो आई ट्रस्ट कि ये एस्ट्रोलॉजी का कोर्स आपको अच्छे से समझ में आएगा, ये नॉलेज आपको समझ में आएगी, और हम टाइम टू टाइम इसके ऊपर और कोशिश करेंगे, जल्दी से इसके लिए लाइव वर्कशॉप्स भी कंडक्ट करेंगे, जिसमें इस पे क्लैरिटी और बढ़ेगी और इसके जो ऐड ऑन और चीज़ें हैं, वो भी अब आप उसको सीख पाएंगे। ये कोर्स ज्वाइन करने के लिए थैंक यू। आगे के मॉड्यूल्स के लिए कनेक्टेड रहिएगा और उसको देख लीजिएगा। थैंक यू। नमस्कार।
हर मॉड्यूल की तरह इस मॉड्यूल के भी रेफरेंस नोट्स और प्रैक्टिस वर्कशीट हमने आप लोगों के लिए रेडी कर दी हैं। बहुत सुंदर ढंग से इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन कंपाइल करी है। इन स्लाइड्स के इंपॉर्टेंट स्लाइड्स के जो नोट्स हैं वो आपके लिए रेडी हैं, टेबुलेटेड फॉर्म में भी, विजुअल फॉर्म में भी। जैसी ज़रूरत है आप आसानी से उनको देख के इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन को लर्न कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं और फिर प्रैक्टिकल एक्सरसाइजेस भी आपके लिए रेडी कर दी गई हैं, जिसको आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, उसको आप अच्छे से सीख सकते हैं और याद रख सकते हैं। आपको सिर्फ इस वीडियो के कमेंट में जाके कमेंट करना है और वो प्रैक्टिस वर्कशीट्स और रेफरेंस नोट्स के लिंक आपको मिल जाएंगे।